लेकिन मैं शुरुआत के तौर पर एक उदाहरण देना चाहता हूं साथियों। 1947 में भारत बटा और भारत बंटने के बाद हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस देश के कानून मंत्री बने और बगल के देश में योगेंद्र मंडल जी वहां के कानून मंत्री बने। दोनों अनुसूचित समाज से आते थे, दलित समाज से आते थे, और दोनों के इतिहास को आप समझिए। जिन्ना जी के साथ यदि योगेंद्र मंडल जी नहीं गए होते तो आज बांग्लादेश का बड़ा भाग हिंदुस्तान का पार्ट होता। लेकिन वो गए और जाने के बाद ही 1947 में वो गए 14 अगस्त को। वहां का संविधान भी बना और संविधान बनने के बाद ही पाकिस्तान से 2 साल के बाद ही उनको भाग के हिंदुस्तान आना पड़ा। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस देश में पूजा जाता है और दूसरे तरफ पाकिस्तान में योगेंद्र मंडल कौन है, कोई पाकिस्तानी आज तो गारंटी देता हूं कि नहीं चिंता होगा। यही फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी को भी देखा और हिंदुस्तान को के संविधान को भी बनाने का काम किया, और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने एक साथ काम करके आज, यदि ठीक कहा जी चौधरी जी ने, यदि आज संविधान में यह व्यवस्था कड़ी है कि अनुसूचित और SC ST वर्ग के लोग यदि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में जा रहे हैं तो उसका समर्थन जनसंघ के रूप में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1952 में कर रहे थे। हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लोग लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ नहीं खड़ी है। हम उनको ये बता देना चाहते हैं, बिहार में एक पार्टी है जिसका 15 साल बिहार में राज चला। वो कहती है कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं। लेकिन आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा कि 15 साल के लालू प्रसाद जी के राज में किसी वर्ग को कभी कोई आरक्षण उस पार्टी ने नहीं देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश रहा है, चाहे वो 1950 में आरक्षण की शुरुआत हुई, तब भी संविधान जब बन रहा था तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसको समर्थन कर रहे थे। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब NDA की पहली सरकार बनी, तब भी जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट आया, दलित समाज को नौकरी में प्रमोशन में व्यवस्था की गई, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जो इसको समर्थन करने का काम कर रही। और 2016 में आपने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस देश में एक व्यवस्था खड़ी हुई कि एट्रोसिटी एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, उसको भी रिस्टोर किसने किया? तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। साथ जरूर पूछिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करूंगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग मिले, उनसे पूछिए कि तुमने किसको किसको आरक्षण दिया। आदरणीय सुशील जी यहाँ बैठे हैं, ये लोग जब सरकार में आए 2005 में, आदरणीय सुशील जी के नेतृत्व में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था, तब पहली भी आरक्षण की बात व्यवस्था हुई। 2001 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, नगर निकाय का 2002 में चुनाव हुआ, किसी को कोई आरक्षण नहीं था साथियों। कोई चिंता करने वाली बात इन लोगों के लिए नहीं थी। ये लोग सत्ता से जब बाहर जाते तब इन लोगों को चिंता हो जाती है
कि हम जो है दलितों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, अति पिछड़ों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। अरे अब तो 9 बरस हो गए। सुशील जी ने तो कहा कि हम गारंटी देते कि 100 साल तक जब तक दलित समाज आगे मुख्यधारा में नहीं आएगा तब तक आरक्षण रहेगा। अरे हम तो 9 बरस से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में केंद्र की सरकार चला रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी दलित के जो विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाए। साथियों, लेख चर्चा इन लोगों ने कुछ दिन पहले चलाया जिसको आदरणीय रामप्रीत पासवान जी ने उठाया कि छात्रों को स्टेफन जो छात्रवृत्ति है उसको बंद कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्लास से लेकर 8वें क्लास तक की जो व्यवस्था है आरटीई के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से पहले क्लास से लेकर 8वें क्लास तक के बच्चों को सभी को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है। 9वीं 10वीं में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए भारत सरकार ने अलग से प्रोविजन किया है और सभी राज्यों को आज भी बिहार में मिल रहा। इसलिए कोई इस तरह की गलतफहमी यदि पैदा करती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता इसको जरूर स्पष्ट तौर पर बताएं कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे नरेंद्र मोदी जी दलित को अपने से अलग रख सकते। दलित समाज को जोड़ना चाहते हैं और डुप्लीकेसी नहीं हो, इसलिए एक व्यवस्था किया गया कि सबको, सभी बच्चों को पहले क्लास से लेकर 8वें क्लास तक सभी को मुफ्त शिक्षा मिलता रहेगा। इसलिए साथियों, जो लोग ये फैलाने का काम कर रहे हैं कि आज कि आरक्षण का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, इसको भी एक चिंता का विषय है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आपका जातीय जनगणना आज यदि बिहार में हो रहा है उसमें भी भाजपा का बड़ा योगदान है। जातीय जनगणना कब हुआ? जब जून के महीने में मुख्यमंत्री के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि हम बिहार में जातीय जनगणना लाएंगे, तो उस सरकार में हम 16 मंत्री थे, 2 डिप्टी सीएम थे और हम लोग सब सरकार में 16 मिनिस्टर थे। जनता दल यूनाइटेड के तो 12 ही मिनिस्टर थे और सहयोगी दल के 2-3 थे, और उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन देकर बिहार में जातीय जनगणना भी हो रही है। और जो प्रश्न उठते हैं कि जो जोड़े जाते हैं, देखिए SC ST वर्ग के लिए बड़ा स्पष्ट तौर पर संविधान में व्यवस्था है, आपकी यदि आबादी बढ़ेगी, ये भी जान लीजिए, आपकी आबादी यदि 16.6 है, ये आरक्षण की व्यवस्था में क्लियर पूरी तरह व्यवस्था किया गया है, ये यदि बढ़कर 18% हो जाएगा तो आरक्षण भी ऑटोमेटिक 18% हो जाएगा। इसके लिए किसी दूसरे के तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं है, ये कानून में व्यवस्था खड़ा किया गया। इसलिए हम तो भगवान राम को मानने वाले हैं और भगवान राम भी ऐसे आदर्श थे जो माता सबरी के जूठे बैर खाए। और इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की संरचना भी स्पष्ट है कि भगवान राम को इसलिए हम पूछते हैं जिनको अपने सगे पिता ने कहा कि आपको वनवास जाना है बिना कोई अपराध के। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि सांप्रदायिक। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने ही भगवान राम को संविधान के पहले पृष्ठ पर स्थान दिया साथियों, किसी दूसरे भगवान को नहीं दिया। तो आप समझिए कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, आज यदि कोई भगवान राम की का चित्र जो है किसी चीज में डाल दे तो कितना बवाल होगा आप सोच सकते हैं। लोग कितनी बात चर्चा करेंगे कि भाजपा ने अपना एजेंडा डाल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में संविधान के किताब में पहले पृष्ठ पर भगवान राम की चित्र लगाई। उसका मूल कारण है कि हमारे देश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उससे बड़ा मर्यादा इस देश में हुआ ही नहीं। इसलिए साथियों, ये पूरी तरह स्पष्ट है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के समारोह में हमको जाने का मौका मिला। अभी सुशील जी ने 5 पुण्य
पंचतंत्र के बारे में चर्चा किया तो मैं भी मुंबई के प्रवास पर था और मैं चैत्य भूमि बनाने का काम किया जा रहा है। और आप सोचिए कि मुंबई जैसे शहर में एक निजी मिल को भी खरीद कर वहाँ की सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन लोगों ने तय किया है 5 एकड़ जो अभी बम्बई का कितना भी कीमती जमीन होगा उस पूरे जमीन को खरीदकर वहां पर भव्य अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का काम की शुरुआत किया जा रहा है। हमको जाकर वहां अंबेडकर साहब के मूर्ति के सामने आशीर्वाद लेने का मौका मिला, इसलिए हम अजीत चौधरी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि ये भी मैसेज दीजिए। आपने बहुत से थ्योरेटिकल चीज़ों को बताने का काम सभी मोर्चा के साथियों को किया है और ये भी बताइए कि अंबेडकर साहब को जब छुआछूत की स्थिति थी और वो बहुत गरीब घर से भी आते थे, उनको पढ़ाने के लिए किन लोगों ने सहयोग किया? जो बड़ौदा के परिवार के लोग थे, आपको गायकवाड़ परिवार था, उन लोगों ने उस जमाने में स्कॉलरशिप देकर उनको इंग्लैंड और अमेरिका भेजने का काम किया साथ। ये भी हमको बताना चाहिए। और छुआछूत हम ही लोगों ने किया था, कोई दूसरे लोगों ने कि नहीं किया था। यदि किसी ने छुआछूत की बीमारी को बताने का काम किया तो अंबेडकर साहब को इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। ये देश हमारा है और इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम आज यदि कोई कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस देश को मजबूती के साथ खड़ा कर रहे हैं। इसलिए आज अंबेडकर साहब के जयंती के शुभ अवसर पर हम तमाम लोगों को ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अपने समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो समाज पीछे छूट गया है, जिनको कोई नहीं देखने वाला है, जिनको आज भी अछूत की श्रेणी में कोई रखता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये प्रथम धर्म होगा कि आप 5-5 ऐसे परिवार को अपने साथ जोड़िए, उनके साथ रहने और सहने का काम कीजिए और संबंध बनाकर उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम कीजिए। आज इसी तरह अंबेडकर साहब के जयंती के शुभ अवसर पर हम तमाम लोगों को विशेष तौर पर समाज के इस वर्ग के तमाम जो अनुसूचित जाति के तमाम वर्गों को, जो 22 जाति हमारे बिहार में है, इन तमाम लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कि लगातार उनके सपने को साकार करने का काम हम लोगों को करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।